साथियों, पहले तो बधाई सिर्फ आपको नहीं, सारे हिंदुस्तान के जुझारू मजदूरों को जो पिछले 7 दिनों से एक केंद्रीय सरकार, उसका मंत्रिगोष्ठी और हड़ताल ना करने वाले कुछ संगठन मिलके ये हड़ताल को कुचलने का साजिश चला रहा था। रोजाना टीवी में आ रहा था हड़ताल वापस हो गया, हड़ताल वापस हो गया, रोजाना टीवी में नीचे स्टिकर आ रहा था। ये सबको ऊपर जबरदस्त तमाचा मारते हुए आज सारे देश में औद्योगिक और सर्विस सेक्टर, असंगठित क्षेत्र का मजदूर मुकम्मल हड़ताल कर रहा है। करीब 12 से 13 स्टेट में बंद की स्थिति पैदा हो गया है, कई सारे ट्रांसपोर्ट ठप हो गया है। यही एक तमाचा है। एक लंबा अरसे से मैं एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूं। क्या देश में गरीबी मिट चुकी है? क्या मजदूरों को अपना सारे हक मिल चुका है? क्या मजदूरों का शोषण बंद हो चुकी है? क्लास वॉर खत्म हो चुका है? अगर ऐसे नहीं है तो कामगार क्यों ट्रेड यूनियनिज्म से कतरा रहे हैं? क्या कहना है सीटू का गद्दावर ट्रेड यूनियन नेता तपन सेन, जो एक लंबा समय से वर्कर्स का डिमांड लेके खुद सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। 2 बार राज्यसभा का मेंबर और करीबन 13 साल से सीटू का जनरल सेक्रेटरी। कॉमरेड सेन, लाल सलाम। लाल सलाम। कॉमरेड सेन, याद करें आज से 5 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 मार्च 2019, पिछला जनरल इलेक्शन का कुछ ही महीने पहले, एक बहुत बड़ा वर्कर्स सम्मेलन, कन्वेंशन हुई थी यहाँ दिल्ली में, जहाँ 10 ट्रेड यूनियन इकट्ठे हुए थे और 15 डिमांड्स, चार्टर ऑफ डिमांड्स जिसे कहते हैं, सरकार का टेबल पे रखा गया था और एक नारा दिया गया था, मोदी हटाओ मजदूर बचाओ। उसका अगला इलेक्शन में बीजेपी जीता, बट पिछले 5 साल से जो भी आपने डिमांड्स रखे थे उसका सरकार ने एक ना सुना। अब दोबारा एक इलेक्शन सामने है, आगे का रास्ता क्या है? देखिए, आपका जो इनिशियल कमेंट में आप बताया, क्या गरीबी मिट गया, क्या शोषण बंद हो गया, जवाब उसी के अंदर है। अगला रास्ता ये है जो मजदूर को एक करते हुए और जनता को उसको साथ जोड़ते हुए लगातार उसी के अधिकार पर और उसी के अधिकार के ऊपर हमला, जिस पॉलिसी और पॉलिसी के पीछे राजनीति से आते हैं, उसको खिलाफ मजदूरों को, जनता को जागरूक करते हुए संघर्ष को, तीखापन को बढ़ाना, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। संघर्ष बटन दबा के नहीं होता है। संघर्ष का तीखापन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी एक फोरम है, वन ऑफ द, बट नॉट द ओनली फोरम। जितना पार्लियामेंट के अंदर होना है, उससे भी ज़्यादा पार्लियामेंट के बाहर होना है, और बाहर कितने हो रहा है इसका ऊपर डिपेंड करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितना सुरक्षित रहेगा। सो बोथ फॉर इट्स ओन But you have been a parliamentarian for good 10 years. Yeah. Do you think the militant trade unionism of C2 that you followed before you became a member and for a long time, जो C2 का प्रक्रिया था, क्या वो आज के दिन में relevant है? Militant trade unionism से क्या कुछ बदल सकता है? Definitely. That is not only relevant, but that has to be further mounted upon, because the onslaughts
are becoming much more fiercer, and the most critical part of the picture is that the all norms, rules of the games and constitutional जो bindings, everything is being ignored and bulldozed. So situation demands that there must be much more confrontationist and massive mobilizational approach if we are to arrest the situation. बट कॉमरेड सेन, आप किसको लेके लड़ाई करेंगे? क्या इस जमाने का नौजवान, मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइट कॉलर्ड, क्या वो आपके साथ है एजिटेशन में या स्ट्राइक्स में? मेरे ख्याल से उनका सोच बदल चुका है। मेरा लगता है ये जरा ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट अब किया है। सोच बदल नहीं चुका है। अभी भी मजदूर आंदोलन के जो मूल हिस्सा है, जो सड़क पे लड़ रहा है, वो जवानी है, बुढ़ा नहीं है। कुछ बुढ़ा तो है, लेकिन ज़्यादातर वो जवानी है जो सड़क पे लड़ रहा है, जो पुलिस के लाठी खा रहा है, जो जेल में जा रहा है, जो छटनी हो रहा है, बट लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ रहा है। तो ये बात नहीं है जो कट चुके हैं। ये एक प्रक्रिया है जो बटन दबाने से सबका दिमाग में जागरूकता आ गया नहीं। ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के चलते नैरेटिव बदलते रहेंगे। जितना मजदूर संगठित होके लगातार मुद्दे पर जातीय स्तर पे और अपने अपने सेक्टर के स्तर पे वो लगातार संघर्ष में जाएगा। कॉमरेड सेन, आपका यूथ में जब आप यंग थे, आज से 40 साल पहले जो कमिटमेंट था आप जैसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन या गोल के तरफ, क्या आज का यंगस्टर्स के अंदर उस किस्म का कमिटमेंट है? आजकल यंगस्टर डिजिटल एज में प्रोटेस्ट का मतलब उनका कि मैं सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें लिखूं सरकार के खिलाफ या जो भी हो, उतना ही मैं पसंद करूंगा कि ये जॉब नहीं तो सही कोई और जॉब, ये जॉब नहीं तो आउट जॉब, वो नहीं मिल रहा है। दैट इज वैनिशिंग। नॉट ओनली वैनिशिंग, जो जब है अभी भी मार्केट में, उसका क्वालिटी भी डीजेनरेट हो रहा है। रेगुलर वर्कर और नॉन रेगुलर वर्कर, उसका रेशियो 70-30 हो चुका है, एंड द डिफरेंशियल ऑफ पे इज 1/10 जो नॉन रेगुलर है than the regular worker, which is gradually becoming a declining, a rare phenomena। एक है। तो बात ये नहीं है। नंबर वन, जो कमिटमेंट के बात बोलते हैं, कमिटमेंट कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग एंड फिलोसॉफी, ए पॉलिटिक्स। वी हैव आवर ओन पॉलिटिक्स। वी बिलीव दैट दिस रूट ऑफ द all trouble is this exploitative system। आपने शुरुआत में जो बात बोला था 6 मार्च 2019, that was the first time 10 देश को ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने मंच से, सारे ट्रेड यूनियन, इट इज ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट बीएमएस, जो पॉलिटिक्स का बात बोला। Earlier there was resistance from the trade union platform to talk on politics, except few of or few organization like ours। बाकी को अंदर रेजिस्टेंस था ये बात पॉलिटिकल स्लोगन उठाने का, लेकिन इट वाज ए ग्रेट रियलाइजेशन। वी कुड नॉट अचीव दैट बन कॉल, बट द वेरी गिविंग ऑफ द कॉल इज ए ग्रेट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। एक मिनट, तब स्लोगन था मोदी हटाओ मजदूर बचाओ, अभी स्लोगन बन चुका है मोदी हटाओ देश बचाओ। अब कॉमरेड सेन, वापस जाते हैं 2019 का उस कन्वेंशन की तरफ। 5 साल बीत गया। जो मेरा सवाल था, 10 ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठा आ रहे, कोई छोटी बात नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरे को नहीं लगता है कि अगला सरकार को भी कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप लोगों का मुद्दा इंपॉर्टेंट है ही नहीं जो पावर में बैठे हुए उनके लिए, तो आप आगे क्या करेंगे? 1990 से नए नीति नियोलिबरलिज्म आने का बाद आपने 22 जनरल स्ट्राइक, हम बोल रहे हैं 22 जनरल स्ट्राइक। नियोलिबरलिज्म का मेन प्रोजेक्ट था
complete privatization. It was targeted by successive government that practically failed. Barring a few, they could not do that. Even during Modi regime, after 14, they listed out around 48, 49 public sector undertaking for straight privatization, including cabinet approval. Till 19, they could not do a single one. After 19, they have done something, but they failed in general, and their target of disinvestment was continuously declining. This has not come automatically. और ये दिखाते हैं जो फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा नहीं है. फर्क नहीं पड़, because in all those segments जहाँ ये failure हुआ, there was militant struggle, there was physical resistance, there are many other happenings. मुझे याद आ रहा है जो joint movement से जो ट्रेड यूनियन का जो संयुक्त आंदोलन, दस आई डोंट टेक क्रेडिट ऑन माई सेल्फ, इट वॉज ए credit of the united joint movement, and that united platform is not merely 10 central trade unions, mind it. Along with that, all the major independent federation of the state government employees, central government employees, banks, insurance, defense production, they are not formally affiliated to any central trade union, but they are a part of our जॉइंट स्ट्रगल. कामरेड सिंह, जो भी आप कह रहे हैं बहुत लॉजिकल है. थॉट प्रोसेस से कोई भी आपका बात सुने तो यकीन करने का मन करता है. बट अगर ऐसे ही है तो C2 का मेंबरशिप आज क्यों सिर्फ 60 लाख में खड़ा है इतना साल बाद, और ये बढ़े तो नहीं, थोड़ा घटे भी है. अबाउट मेंबरशिप यू आर टेलिंग, व्हाई सो लो मेंबरशिप? इट इज ए प्रोसेस. India is a big country. I understand. And another important aspect, you must know, there is a legal aspect of trade union membership. Their membership has to be of annual return need to be filed in the Labour Department with all documents about the membership. So whatever is recorded there, that we accept as our membership. That is a thing. So it has to be understood that beyond our membership there is a circle who are with us. Number one. Number two, all the 10 central trade union, when there are actions, at least 20 to 25% of the workers, they join the action who are not member of any of the 10 central trade union. आउटसोर्स के लिए आपने कहा था चुनाव से पहले, आउटसोर्स के लिए नीति बनाएंगे, रेगुलर करने की नीति बनाएंगे. आज तक रेगुलर करने का कोई नीति नहीं हुआ. अब तो सरकार ने कह थारा मनरेगा वर्कर है जो अलग अलग जिलों से आया, जिसमें बड़ी संख्या में हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा इन एरिया से आया है, ऊना से आया है. क्या इशू है? मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी का काम, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, परंतु 100 दिन का क्या अन्याय कर रही है, बेइंसाफी कर रही है, और इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा. हड़ताल को कुचलने का साजिश चला रहा था, रोजाना टीवी में आ रहा था. Mr. Sen, I'm a layman. All that I understand is the philosophy of C2 at least is to stop exploitation of labor by capital owners, right? Now, if we go by this philosophy, we don't have to go too far away. Let's go to a place called Bahadurgarh, which is on the outskirts of Delhi. There is a huge shoe industry there, right? Innumerable shoe factories. There is not a single union in the entire Bahadurgarh, and people are happy. Workers are coming, getting paid, there is a lot of employment, but there are no unions. But it's not as if the workers are getting their rights. They are not. Our philosophy is, so long as this system will be there, exploitation will continue. The system has to be transformed, changed altogether in order to stop it. So that was essentially a political battle.
Number two, why we could not organize? Yes, there are many areas where we could not reach. ये आप मान रहे हो? Our definitely, as we have just particular place you have told. Bahadurgarh. In Bahadurgarh, in the glass factory, we had union. That is functional. जूती इंडस्ट्री There are other we could not make our headway because it is Haryana. अब वो पूरा जूते इंडस्ट्री जो वहाँ है फुटवेयर उसको चलाने कॉन्ट्रैक्टर्स. And another statement, there is no other union. It is not only that we are not there, no other union is there. And third point you are told, they are happy. I think that's a statement because there is a tremendous mobility of the workers there. A big part after a gradual time lag, they are thrown out and new forces are taken. As the production process is getting more and more mechanized, they need a different skill level of workers. Other lower skill workers manage a automated production system. That is happy. So that is happening. So a generalized statement, I think that is not a correct statement that they are happy. They are not happy. Right? And we are trying to fan that unhappiness among them. अब वो तरीका क्या है आपका? We are going कैसे आप among ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये सारे we are going नाखुश among वर्कर? them. We are talking about their problem. We are talking about their problem. We are trying to coordinate different forces. Right now, we are not telling you come and join our union. First, let him identify what is he contributing, and what he is getting in lieu of that. It is a constant process. कॉमरेड सेन, क्या हम ये समझे कि C2 का कामयाबी शुरू हुई थी पहले इंडिपेंडेंस का पहले रेलवे से, बाद उसके बाद सही मायने में आपका कामयाबी अगर कहीं से आया था वो स्टील प्लांट से, सेल से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी थे. अगर आज का समय हम देखें तो जो छोटे छोटे कंपनियां जिसको हम MSME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्युटली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ देम, और वहां ट्रेड यूनियनिज्म अभी मौजूद है ही नहीं. ये rather not a correct statement. Say in Maharashtra, we have our own meetings, company organizational meeting. We are more successful there among the MSMEs, small and medium enterprises, factories employing 50, 100, sometimes 300, but not beyond that. There are certain big companies like tire factory. Only in Seat we have a established union, and some other big companies, but major other big company we are yet to make our headway. That is also at one point of view there, then we lost. Again we are trying to build up. It is a very dynamic process. It is not merely in steel, in jute, in plantation. The major big struggles are happening and workers are establishing their rights. The major where traditionally CI2 and the left unions are working and dominating. I am telling you, small engineering in different parts of the country, in Tamil Nadu, in Karnataka, the engineering and manufacturing segment, small and middle, we had made a headway. In some of the multinational company also we could form union. So it is a dynamic process that is going on. मेरा सोच ये है कि MSME आज के दिन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया का 5वां पोजीशन में आने का. इंडिया टुडे इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. MSME सारे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे, अगर वर्कर्स का राइट्स अनप्रोटेक्टेड है MSME सेक्टर में और यूनियनाइजेशन नहीं है या बहुत कम है, तो ये MSME सेक्टर ग्रो कैसे कर रहा है? इंडिया 5th पोजीशन में कैसे आए एज एन इकोनॉमी? कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पॉसिबल है कि एक देश 5th पोजीशन में आ जाए और लेबर और वर्कर्स को अपना ड्यू ना मिले? एक तो ये 5th पोजीशन वाला बड़ा डिबेटेबल पॉइंट. आप मानते नहीं है? मैं मानते नहीं है. आप मानते नहीं है इंडिया 5th इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी? 5th पोजीशन, बिकॉज दैट इज ए डिफरेंट द मैनर यू आर प्रोजेक्टिंग इट. इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री. इट्स फिगर of its GDP must be quite a big one, and accordingly if you compare it with Greece or Portugal
or some other smaller country whose population is less than even the metropolitan cities of India, that way GDP cannot be compared, number one. बट कांग्रेस से इसमें हमें प्राउड होना चाहिए ना, ग्लोबल रैंकिंग में 5th है, इसमें हमें प्राउड होना चाहिए. You may feel proud, but I am telling you, you must be proud on the right point. We are telling 5th, and out of those countries, about per capita income, you are the lowest. About the wages share in the value addition, you are the lowest. ठीक है, यहाँ मुद्दा ये नहीं है, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि हम 5th है. But you cannot reach anywhere. Number one. Number two, you are talking of MSME. MSME, there is a big contradiction here that MSME owners are arguing in different tripartite meeting. भाई यूनियन के चलता, यूनियन रहेगा तो हम MSME चला नहीं पाएंगे. बिल्कुल, हमको छूट देना है, लेबर लॉ से हमको छूट मिलना है. We are opposing that. Even sometimes earlier government also, they did not endorse that view totally. There is a contradiction there also. But the point is that never stood on the way of MSMEs. In the present era, last 5 years ago, MSMEs are almost on the brink of doom. And now the MSMEs which are still operating are the proxy of the big operators. That reality is also coming up. I don't know who are finding out this fact, but we see from the ground level who is operating for whom. The production is getting outsourced. Big companies, through the MSMEs, they are recycling back to reduce their labor cost, because MSMEs, they can compel them to be in business to satisfy the big players. छोटे लाल बोल के एक फार्मर को मैं जानता हूँ जो उसका उम्र है 55 साल. उसका बेटा पहले दिल्ली आया था काम करने के लिए, और ये एक फार्मर फैमिली थे. बेटा सेटल हुआ, बड़े बेटा, फिर वो छोटे बेटे को भेजे, फिर वो खुद आ गए. और यहाँ काम मिलना बहुत आसान था MSME में, जो दिल्ली का आसपास का जगह का कंपनियां हैं, नोएडा हो या कहीं भी. अब ये किसी कंपनी का खाते में, जैसे आप चाहते हो, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, बट इनको समय पे तनख्वाह मिलती है, ठीक ठाक पैसे मिल रहे, ये खुश है. ये अपना हक जताना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ जो आय है वो कृषि से ज़्यादा है दिल्ली आके. आप इस प्रोसेस में अगर यूनियनिज्म लाएंगे तो क्या इनका जॉब रहेगा? ये वापस गांव चले जाएंगे. इसका भी जॉब नहीं रहेगा फाइनली, अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू करता है. प्रोडक्शन एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज सोल्ड. The entire market is squeezing because the people who will be purchasing, that number is going down. Their earning level is going down. And you are telling they are happy. I don't know how can they remain happy by earning 2,000 rupees, their monthly expenditure per family. Even the official survey, consumption survey has revealed, in the lowest 5-10% people,
2,200 something, whole month's expenditure goes on. Still you will claim them to be happy. I can't dispute. Because they But I can say, I don't agree with the we figure have of 2,000, but when they come and work in factories in large cities or nearby large cities, they earn more than laborers in farmland. To that extent, they are happy. That does not mean that they are earning comfortably to manage them in the urban area. It speaks about the horrible crisis prevailing in the agricultural sector, and that to the country's agricultural sector, which takes care of the livelihood of more than 65% of the population, and that agricultural sector which is dominated, overwhelming majority is dominated by small and marginal farmers who, after cultivating, they discover that the price they are getting that do not cover up even the production cost. That puts them out from agriculture. वो शहर में आ जाता गांव से किसान आ जाता है फार्मलैंड छोड़ के, बिकॉज उधर उसका गुजारा नहीं हो रहा है. वही एग्रीकल्चर सेक्टर है जो 60% के ऊपर लोगों को जिंदा रख रहा है देश के. वही एग्रीकल्चर है जिसमें ओवरऑलमिंग जो उसका गरिष्ठांश वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, और वही है जो लोग कर्जे का नीचे डूबा हुआ है. उत्पादन करने का बाद वो देखते हैं जो उत्पादन किया है वो बेच के उसको उत्पादन के खर्चा भी नहीं निकाल रहा है. दैट फोर्सेस देम आउट ऑफ द एग्रीकल्चर. अगर कृषि में ये भयंकर भूखमरी और गरीबी का वातावरण बने, कंज्यूम कौन करेगा? उपभोक्ता कौन होगा? फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है कौन खरीदेगा? और उसमें आप बोलेंगे जो उधर से आके वो हैप्पी है, मरना बड़ा मुश्किल है. हाँ, कॉमरेड सेन, मेरा सवाल बहुत सिंपल था. एक छोटे लाल गांव छोड़ के बड़े शहर में आते हैं और 2 बेटे को लेके यहाँ किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर का खाते में है, परमानेंट नहीं है, उसको तनख्वाह ठीक ठाक मिल रहा है, बट उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है. ये मुद्दे के ऊपर अगर यूनियन आ जाए तो वो जो कंपनी उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्या वो कंपनी उनको नौकरी में रखेगा? अगर आपको ये आर्गुमेंट फॉलो करना है तो सब बंद कर देना चाहिए. यूनियन हैज टू बैन कर देना चाहिए. एक सिविलाइज सोसाइटी का बात है जो देयर मस्ट बी ए बॉटम लाइन. आज आईएलओ लिविंग वेज का बात कर रहा है, आज पेपर में आया लिविंग वेज का बात कर रहा है. आप जो रोजगार दे रहे हो, जो वो एक इंसानियत का इंसानी जिंदगी बिता नहीं सकता है, आधा पेट खाते हुए, बाकी अपने ट्रांसपोर्ट में खर्च करना पड़ता है काम के जगह में जाने के लिए. ये जो भयंकर दुर्दशा है, ये परिस्थिति में वो हैप्पी अगर बोलता है तो हम लाचार है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है. आज दूसरा ऑप्शन अगर आवर जॉब ऑप्शन भी ये बात है. ऑप्शन लेस सिस्टम कैनॉट बी, unions can be blamed upon for that. For the optionless system, those who are running the system, you have to expose their criminality, that they have made the system optional, this kind of optionless, creating an atmosphere which is surviving on destitution of the people. कॉमरेड सेन, बिना सरकार में आके क्या आप कुछ भी बदल सकते हैं? C2 जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका एफिलिएट 4000 छोटे बड़े एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस है, और 120 करोड़ का देश में सिर्फ 60 लाख लोग मेंबर है, 2400 ऑर्गेनाइजेशन को लेके 60 लाख. क्या वो सरकार का बाहर रह के कुछ भी बदल सकता है? 10 central trade union together, when they go on strike, around 20 crore workers take part actively in the strike. मगर वो हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो नीति है सबके साथ मिलता नहीं. Not less than 20 crore, because strikes are decided jointly.
जब particularly national level general strike, particularly when sectoral level different strikes program are undertaken, that became a collective one, and they take part in the strike, and those who take part in the strike or action or any other agitation, number is much more than the membership. This is number one. सरकार में जाने वाली बात बोला, हम बोलते हैं short of going into government, even this process many things could be stalled. Many things could be saved till today from the clutch of greedy clutch of your corporate communal nexus in the governance. Many things could be saved. और सरकार में जाने से और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन सरकार में तो हम चाहे जा नहीं सकता ना. We have to go through a political process, and for that process we are giving the slogan मोदी हटाओ देश बचाओ. कामरेड सिंह, स्लोगन से सिस्टम नहीं बदलता है. नहीं बदलता है. लोग लेकिन वो एम्बियंस क्रिएट करते हैं. हाँ, बट वो कुछ बदलता है. एम्बियंस क्रिएट करके भी पिछले इलेक्शन में बीजेपी को मेजॉरिटी मिला था. शायद इस बार भी जीत के आएंगे. सो स्लोगन का आगे क्या है? क्योंकि आपका स्लोगन, अगर लोगों का मन, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है. अगर स्लोगन से चीजें बदले होते थे तो बहुत कुछ हो गया होता. स्लोगन ये सिर्फ स्लोगन नहीं है. स्लोगन इज ए गाइड फॉर एक्शन. इसका पीछे जो एक्शन का गाइड है, यू कॉन्फ्रंट, रेजिस्ट, डिफाई, and this is being practiced in different sectors, and we are saving till now. We could save those sectors. We could save the coal industries. We could save many public sector industry from outright privatization. More than 1,000 days now, the Vizag steel plant workers are sitting in dharna. आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा सालेम के बारे में गवर्निंग बताइए ना, क्या हुआ था सालेम में? जिंदल मोर देन बोल रहा हूँ, अभी भैदाक जो लेटेस्ट चल रहा है, जो दे आर सिटिंग देयर मोर देन 1,000 days डिक्लेयरिंग, जो मोदी में डिक्लेयर प्राइवेटाइजेशन, बट अगर कोई इधर आएगा तो लेट अस सी वो कैसे इसका दखल ले. Same thing happened in Salem steel plant. Of course, during the previous government, they tried. Jindal has gone there to take over, to visit and decide. Our worker mobilized हुआ. They have chased them out from the entire area, made them reach up to Salem railway station and told, please don't come back. And ultimately, the government has to abandon the privatization project of Salem. In the outskirts of Delhi, Central Electronics Limited, who are the pioneer in solar cell manufacturing, pioneer under CSIR, they decided to outright privatize that. They could not do, and finally they have to government officially notify करके abandon किया है उसको बेचने का कार्यक्रम. Same thing has happened in case of BPCL. Same thing has happened in case of many other important public sector units. So it is only by slogan से नहीं, लेकिन ये स्लोगन रहेगा तभी वो स्पीड पकड़ सकता है, लड़ाई का वो तीखापन आ सकता है, जो यू आर फाइटिंग फॉर ए बिगर गोल, एंड होल orientation of your intervention must be much more sharp, must be more determined, and there are n number of events in the functioning of the trade unions which your mainstream media naturally will not cover, but the fact of remain that even they don't cover, the things happen on the ground, and that compels the government to come to another model of privatization, which has they started operating national monetization pipeline, but it is yet to take off in full speed. बीच में इलेक्शन और नेशनल मॉनिटाइजेशन प्लान या पाइपलाइन प्लान में प्रॉब्लम क्या है आपको? Earlier privatization, somebody will come, pay money, by the company. The new model is you need not pay money, you take the company, operate, earn the revenue, give us a share. For 30-35 years, it will remain with you. After 30-35 years, after your lease period is over, you should return. 5 साल के लिए You should return. अब सिर्फ 5 साल के लिए. फाइनेंस मिनिस्टर बहुत
क्लियर वर्ड्स में इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का लीजिंग आउट है नेशनल मॉनिटाइजेशन प्लान में वो 5 साल It's on record. I can't believe that the finance minister, while telling that, has not read, she's my good friend, has not read the 3-volume document released by the Niti Aayog, which is on public domain. I'm quoting from there. बट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनके पास बहुत एसेट है, उससे अगर रेवेन्यू सरकार लेना चाहे तो क्या दिक्कत है ट्रेड यूनियन को? It is a bullshit they are talking about. It is non-productive sector. They are not giving monetary pipeline. Even they talk about non-productive assets. I'm telling you, not non-productive assets. I'm telling you the very much productive asset they are handing over free. फ्री कैसे होगा? उनको पैसे देने होंगे। हो रहा है, उनको हो रहा है, ऑपरेटिंग राइट दे रहा है। लेट मी टेल यू, इन द चिनाकुड़ी coal mine of under Eastern Coalfield, they have handed over to MDO. That is a functional operator mine. That is different from National Pipeline. That is National Monetization Pipeline. I am not telling anything out of my fancy National Monetization Plan अभी भी लागू नहीं हुआ है. Who says it has started in this fashion, experimented? सरकार को पैसे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. उन्होंने ये देखा कि रेलवे के पास कोई जमीन पड़ा हुआ है जो रेलवे को चाहिए नहीं. अब इस जमीन को अगर लीज आउट किया जाए एक लिमिटेड पीरियड के लिए जहां राइट्स नहीं दिया जा रहा है. National Monetization Pipeline is not leasing the land. Please correct yourself while putting the question. It is not leasing out the land. It is handing over the operative infrastructure for them to operationalize for 30 years, collect the revenue without making any investment by paying an initial upfront lease payment. I am quoting it from National Monetization Monetary Pipeline. And who are the victims? Your roadways, your railways, your the power grid, your telecom lines, your petroleum pipeline, your electricity lines. You are telling सरकार के पैसा कहाँ से आएगा? क्यों भाई? 30% से 22% कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स. वेल्थ टैक्स यू हैव डन अवे विथ. एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, even during COVID period, when the production has gone down, your GDP is turned negative, handful of big corporates has increased their wealth to the tune of 200% to 300%.
आप बार बार जिक्र कर रहे हैं सरकार, किसका सरकार? लिबरलाइजेशन तो शुरू किए थे नरसिम्हा राव, उसके बाद आए मनमोहन, अब है मोदी। इनमें से सरकार कौन थे? The whole project of liberalization is a very wrong and dangerous step. एक समय पे आपका पार्टी उस सरकार में शामिल थे, नहीं, कांग्रेस का मिलीजुली सरकार में आपका पार्टी शामिल थे। not at all. We are rendering support from outside to marginalize to keep the BJP out of power. बट आउटसाइड सपोर्ट Number one. And during the entire period of our support, not even a single public sector could be privatized. Labor laws could not be changed. During that period, your MNREGA, the only statutory right for the poor people, MNREGA, was legislated. Yes, we supported from outside and we bargained and we could stall them. Let's come to the state of Gujarat. Gujarat has been one of the most industrialized states so far. Most large corporates are present in Gujarat, both MNCs as well as Indian companies. Gujarat is a state where the presence of trade unionism is by far lesser than other states, rest of the country. And workers are happy. You see, your last sentence I don't endorse. There is no quotient of happiness. Because the level of poverty, consumption, all the parameters on which an workers का happy बोला जा सकता है, on those, all those, although the number one industrialized states, but in that standard, they are by far one of the lowest initially, number one. Definitely that speaks about the weakness of the trade union movement. But that does not mean there is no trade union there. There are trade union, they are fighting also. नहीं, अगर वर्कर्स ना खुश होंगे तो वो ट्रेड यूनियनिज्म को गले लगा लेंगे, ऐसे नहीं है। ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता है। ट्रेड यूनियन इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इज टू बी फॉर्म्ड। Say in Gujarat, Coca-Cola, we have a union, only single union that is affiliated to CI2, that is operating. They fought, they settled, they signed agreement with management, that is there. The scheme workers, Anganwadi workers in Gujarat, they led a very militant struggle and compelled even the Gujarat government to increase their honorarium. Not only that, they have knocked the door of Supreme Court, उधर लड़के आंगनबाड़ी वर्कर के लिए ग्रेच्युटी का अधिकार को हासिल किया। ये सारे ट्रेड यूनियन नहीं रहता तो नहीं होता। एंड देयर आर अदर एरियाज आल्सो, देयर आर यूनियंस। अगर अधिकार बट एक कमजोर है, कमजोर है, वो क्यों है और वो स्टेट कैसे आगे बढ़ रहा है? ये डिपेंड्स ऑन, अगर कमजोर है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टेट गुजरात कैसे आगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं आगे बढ़ रहा है with the direct patronage of the government, and out of that industrialization the main benefit is taken away by the employer by suppressing the worker. They are still being able to manage that kind of thing because definitely our movement is not that strong there, no doubt of it, there is no denial of it, but that does not mean that there is no union. And again, it is a continuous process. I have told you, we have a very militant presence among the scheme workers. In Coca-Cola we have our union. In some of the small industries in Bhavanagar and Bhavnagar areas, we have our unions. It is not that we are not there, but definitely we are not that strong as we are strong in Bengal.
सीटू और सीपीएम का नाता सबसे ज़्यादा होना चाहिए उन लोगों के साथ जो गरीब है, जो शोषित है, और उन स्टेट में जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, जहाँ गरीबी और लैक ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द वर्कर्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट, वहाँ सीटू का प्रेजेंस कमज़ोर है। ऐसे क्यों है? गरीब क्यों नहीं कम्युनिज्म को अपना रहे? नहीं, देखो, अपनाने वाली जो काम है वो ऑटोमेटिक नहीं है। एज लेनिन सेड, दैट हैज टू बी बिल्ट अप। You may say it is our weakness that we could not make that headway there as we have made headway in Kerala or in Andhra or in Telangana. Definitely we failed to make that headway in a state like UP, except in some sectors, or in Gujarat. But Maharashtra, a bit different position is there. It is like that. That Punjab, a bit different position is there. Himachal is much more militant movement are being initiated. आप स्कूटर का पीछे बैठ के धूप में, बारिश में गेट मीटिंग करते थे। हड़ताल को कुचलने का साजिश चला रहा था, रोजाना टीवी में आ रहा था। वो तस्वीरें भी है मेरे पास। और वो लंबा समय आपने की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म जो आपने एक समय पे किए, उसका रेलेवेंस अब रहा बदला हुआ समय में? रेलिवेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज द सिचुएशन वी आर फेसिंग वेयर द इवन द बेसिक position, legal position under a democratic structure is being ignored and all illegalities इसी को कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। और so, उसको टैकल कैसे करें? तो रेलिवेंस कि मोदी सरकार वापस आए, वो रेलिवेंस और ज्यादा बढ़ गया आज का परिस्थिति में। अगर बढ़ गया है और मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म ही जवाब है और मोदी सरकार वापस आएंगे ही आएंगे, तो आगे का क्या करने वाले हैं आप? आगे जो लास्ट सेंटेंस बोला आएंगे ही आएंगे, लेट द इलेक्शन डिसाइड दैट, नंबर 1। चलिए, अगर वापस आते हैं तो आगे का रास्ता क्या होगा? ये स्ट्रगल चलाना होगा। स्ट्रगल का मतलब क्या कोई लॉन्ग मार्च होगी? क्या देश भर इंडेफिनिट स्ट्राइक होगा? लॉन्ग मार्च इज नो स्ट्रगल एट ऑल। लॉन्ग मार्च है स्ट्रगल का प्रिपरेशन, वो स्ट्रगल नहीं होता है। टू गो विद द पीपल दैट वी आर गोइंग फॉर अ बैटल। स्ट्रगल मीन्स कैरिंग द वर्कर इन building resistance in the workplace, in their respective workplace. वो micro level. Not only micro level, first out of 8 unions and subsequently INTUC and BMS joined the batch. BMS remained with us till 13, 14 से वो भाग गया मंच से, but बाकी रह गया। We are continuing. ये जो चल रहा है, ये हर जनरल स्ट्राइक के बीच में
इन्यूमरेबल सेक्टोरल लेवल एक्शन हुआ है, एंड दैट बिल्ड अप द बिगरनेस ऑफ द नेक्स्ट जनरल स्ट्राइक. बीच में some general strike were for 2 days also. And our assessment is that in every successive general strike, number one, more worker joined, and also in every successive general strike, those who have given the call for strike, these 10 central trade union and independent federation, beyond their influence, at least 25 to 30% worker, they joined the action who are not part of this. They have drawn by your campaign. कॉमरेड, अगर मैं कहूँ कि स्ट्राइक का ऑल्टरनेट और बेहतरीन ऑल्टरनेट है पीपल टू पीपल कनेक्ट, लोगों के साथ जुड़ने का एबिलिटी, आइडियोलॉजी लेके और उनको समझाने का एबिलिटी, जो कि बहुत हद तक सीटू के लिए ख़ास तौर पे जो बंगाल में सीटू थे, सीपीएम थे, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत हद तक कम हो गया है. People to people connect is no alternative. It cannot be an alternative to strike. Rather, to make strike more effective. अगर हम ये देखें कि सीटू और सीपीएम का ढेर सारे छोटे छोटे डिविजनल दफ्तर या छोटे छोटे जगह में जो दफ्तर थे एक समय पे, जहाँ लोग आते थे, मिलते थे नेताओं को, और आपस में बैठ के एक दूसरे का आइडिया एक्सचेंज होती थी, मदद करते थे नेता, वो सारे बहुत सारे दफ्तर बंद हो गया. तो पीपल टू पीपल कनेक्ट कर कैसे रहे? बहुत सारे बंद हो गया, बहुत सारे खुला भी. और बंद होने का एक काउंट पॉइंट है. क्या चल रहा है अभी बंगाल और त्रिपुरा में? व्हाट इज गोइंग ऑन? आवर मैक्सिमम रीच टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी उधर था. अभी क्या चल रहा है? नोबडी कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग ऑन. कॉमरेड सेन, करप्शन ट्रेड यूनियनिज्म में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप जिस समय पे, जब आप नौजवान थे 60s, 70s, 80s में, तब आप जैसे लोगों के पास एक नीति था, एक रीज़न था क्यों मैं ट्रेड यूनियनिज्म में हूँ. आपका पीछे जो लोग आए वो निजी स्वार्थ के लिए आए. केरला में सीटू का किसी एक नेता ने एक 50 लाख का गाड़ी ली और फिर उनको निकाल दिया गया सीटू से. ऐसे ही सीपीएम का कोई यंग लीडर 22 लाख का एक गाड़ी खरीदा है कलकत्ता में, और फिर उनको प्रेस क्लब में जाके सफाई देना पड़ा. क्यों उन्होंने 22 लाख का गाड़ी खरीदी? करप्शन ट्रेड यूनियन में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स. ये टोटल सोसाइटी जब
इंडल्ज इन करप्शन, दैट टू फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के सबके ऊपर आता है, वर्कर के ऊपर भी आता है। बट CI2 नेवर इंडल्ज इन करप्शन। मान लीजिए आपका 4000 एफिलिएट यूनियन से कोई एक यूनियन किसी मैनेजमेंट के साथ, यूनियन लीडर्स, यूनियन नहीं, यूनियन लीडर उस यूनियन का किसी किस्म का अरेंजमेंट करके सेटल कर लेते हैं जहां उनको किकबैक मिलती है, इसको आप कैसे रोकोगे? वो एफिलिएट यूनियन है। किकबैक वाला अगर है, अगर ये पकड़ा जाता है, उसको हम निकाल देते हैं CI2 से। मैकेनिज्म क्या है पकड़ने का? वो जो कोई ना कोई कंप्लेन करता है, वर्कर ही कंप्लेन करता है। अगर ऐसा होता है तो जब भी होता है इमीडिएटली वी इंटरवेन, वी डोंट इंडल्ज इन। बट क्या इसका ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम है समझने के लिए? क्योंकि कुछ हिस्सा वर्कर होगा जो वो यूनियन लीडर के साथ होंगे, कुछ होंगे जो उनके साथ नहीं होंगे। ये तो कोई भी यूनियन लीडर अकेला कोई सेटलमेंट किसी मैनेजमेंट के साथ नहीं करता है और किकबैक नहीं लेता है, तो आप उसमें कैसे आर्बिट्रेशन कर पाएंगे? ये क्वेश्चन इज हाइपोथेटिकल। डेफिनेटली एक कंप्लेन आता है तो वी इंक्वायरी इट, वी आर आवर कॉन्स्टिट्यूशन and every union constitution. Do you have a mechanism of checks and balance? Yes, investigation. Definitely, and we try to do that, and so we can claim, at least CI2 can claim itself to be a which is least affected by this kind of any kind of corrupt practices. कॉमरेड सेन, मैंने सुना आप जनरल सेक्रेटरी होने के नाते कोई तनख्वाह नहीं लेते, कैसे गुजारा होता है आपका जिंदगी? नहीं भाई, उसका तो एक समय हम लोग जब नौकरी छोड़ के आया था हमारे इधर, और मैंने ये भी सुना कि आप को जो पेंशन मिलती है एज एन एक्स MP उसका 50% आप पार्टी को देते। वो तो पार्टी का रूल है। और अब अभी कोई तनख्वाह भी नहीं ले। वो तो पार्टी का रूल है। आपका जिंदगी का गुजारा कैसे? ऐसे ही चलता है, क्या प्रॉब्लम है? और मैंने ये भी सुना इसी बिल्डिंग में C2 का हेडक्वार्टर में ब्राइट 50-60 पीपल आर वर्किंग एट मीजली अमाउंट ऑफ 15-20,000 रुपीज एंड एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड पीपल। यस, because they come for a goal, for a commitment, for a philosophy, and our philosophy says that we are fighting against exploitation of the workers in order to uproot the exploitative system. वो ठीक है, वो सोच है, बट जिंदगी का चाहत है, रिक्वायरमेंट है, वो कैसे इसी में ही चला लेता है। कितना तनख्वाह मिलती है? हमारे चाहत बहुत कम है इस समय पे। तो एक जनरल सेक्रेटरी का नीचे का पोजीशन C2 में क्या होती है टिपिकली? We have a team of national office bearers comprising of secretaries. तो सेक्रेटरी को कितना सैलरी मिलता है? And vice president. सेक्रेटरी को कितना सैलरी? ये have their own, man to man differs. एवरेज 15 से 25? Man to man differs, ऐसा ही 15 से 25। तो अगर एक्चुअली ये differs, ये सब जगह में एक नहीं है, इधर एक रहे है, स्टेट में डिफरेंट है, तो देयर कैनॉट बी, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड ऑल दिस थिंग, एंड इफ रिक्वायर्ड व्हेन वी फेल टू डू इट, टेल देम भाई इधर नहीं दे पाएंगे, थोड़ा हजम कर लो, मैनेज करो, एंड कॉमरेड्स मैनेज, दे एक्सेप्ट, अदरवाइज वी कुड नॉट हैव वर्कड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये मोटिवेशन आप लाते कैसे हैं? इज्म का मोटिवेशन आउट ऑफ आवर, जहां पैसे के ऊपर इज्म है, for which we have to, we cultivated our ideas, our philosophies constantly within ourselves, within our comrades, those who are our team, and we are collectively working.
अमृतसन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रफ्तार से वर्कर्स को रिप्लेस करने वाले हैं अगले कुछ सालों में, आप मानते हैं? ट्रेड यूनियनिज्म का रूपरेखा, कंटोर बदल जाएगा। कैसे होने वाले हैं आप जब अगला 5-10 साल में रोबोट्स काम करेंगे फैक्ट्री में, या आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बॉट्स काम करेंगे? कहाँ रहेगा ये मुद्दा या ये जंग? देखिए, कितना कर पाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन अस, नंबर 1. Number 2, we usually always cooperate with the technological innovation process, and in many cases, in many industry, sometimes modernization of the plant is one of our demand, on which trade union agitate, even go on strike to compel the government to allow that privatization, particularly in case of public sector. But whatever artificial intelligence, it is a different quantum jump of the whole situation. So, we are yet to sufficiently educate ourselves about its impact in the production sector, in the manufacturing sector, because in Indian manufacturing sector, how it will work, we are still trying to understand. Assume a Hyundai brings in its South Korean experience to its India factory, where a large number of robots will be part of the manufacturing line, reducing the workers' requirement. Would you agree to it? It depends on if we can stop it. We'll try to stop it. But definitely, along with the worker, concerned worker, who are there, along with them, we have to decide collectively. In the 70s, you did it try is stopping individual action. But in 70s, you did try stopping computers. You said that let the country be on typewriter, but computers eventually came. We never opposed computer. We told that the computerization must go through a bipartite consultation with the workers and unions who will be affected by that. Are you willing to accept robots as part of the manufacturing facility? You see, you can't just, India production system is yet to adapt that in a very visible way, at least so far as my knowledge is concerned. Definitely dislodging worker, we have to oppose and try to get their interest lodged. Premised on that, definitely we have to think about whether we should fight it back or get certain important, say if a robot production produces, say, I'm telling you, it can contribute in sharp reduction in the workers' working hours and holidays also. For the 8 hour, whatever salary I am getting, I can get that salary even by working 5 hours. Why not that should be given? When that rationalizes human labor, why should it not be replaced by ensuring greater freedom to workers? Okay, let's take the example of China. So we work on that philosophy. Fair enough. Let's take the example of China. China is the ideological fountainhead for the communist movement, and including C2 in India. China has witnessed a 52% growth in robotization and automation production in the last 5 years, and it's way ahead of United States. So China में बहुत तेज रफ्तार से सरकार भी अलाउ कर रहे हैं कि रोबोट्स ऑपरेट करें फैक्ट्रीज को, लार्ज फैक्ट्रीज में, और रोबोट मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर एक कम्युनिस्ट कंट्री ऐसे कर रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत होना चाहिए? हम भी कम्युनिस्ट हो जाएगा, कम्युनिस्ट कंट्री हो जाएगा तो वी मे आल्सो अलाउ। अंतर क्या? बिकॉज स्टेट विल टेक केयर दैट नोबडी डाइज इन हंगर। द स्टेट विल टेक केयर, जो बच्चे का, हमारे बच्चे, उसका एजुकेशन इंश्योर होगा। स्टेट विल टेक केयर ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ एन ह्यूमन लाइफ। दैट इज व्हाट ए सोशलिस्ट सिस्टम इज डूइंग। वो कंपैरिजन तो नहीं होता है। मोदी के साथ चाइना का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है।
मिस्टर सेन, मुझे पता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को काफ़ी करीबी से जानते हैं आप। एक साथ काम किया हुआ पार्लियामेंट में। अच्छा, और कुछ नहीं। ओके, कैसे है वो? We worked in the game. He is of a different politics. She is of a different politics. ऐसे तो मुंह मीठा तो था, एक ही हाउस का मेंबर था। पिछले 5 साल में आप कभी किसी मुद्दे को लेके गए उनके पास? रियली कभी कभी पार्लियामेंट ऑफिस में जब रेलवे का टिकट खरीदने जाता है तो बीच में मुलाकात हो जाता है। That's all. क्या कहते हैं? हेलो हाई। क्या कहते हैं? No, inquires how is the health and all these things. I also, how are you? That's all. ये matter ends there, no politics. ये जो करवाहट है, तीखापन है, बीजेपी एक राइट विंग पार्टी और सीपीएम और C2 एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, कांग्रेस कहीं बीच में है। तो ये निजी रिश्ते में, क्योंकि आप C2 के जनरल सेक्रेटरी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है। पहले द मिनिमम डेमोक्रेटिक सेंस था, पहला राउंड ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, जो हर बजट का पहले एक प्री बजट कंसल्टेशन होता था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर खुद बैठते थे। तब वी हैव पुट आवर इश्यूज वेरी स्ट्रेट दैट यू आर damaging the interest of the country, not benefiting it. We could tell on our face. Subsequently, they stopped that practice. Practically pre-budget consultation, first making it online, and thereafter वो तो रहता ही नहीं है, सब ब्यूरोक्रेट रहता है, हम भी जाना छोड़ दिया। बट सरकार के लिए ट्रेड यूनियन के साथ वार्तालाप करना बहुत एक ज़रूरी, तो बंद हो गया। बीच में एक नौटंकी किया, जो एक एक करके ट्रेड यूनियन को इनवाइट किया बात करने के लिए, ये बात किया, ओवर। बट जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इट इज एन हाईएस्ट ट्राइपार्टाइट फोरम, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर 2015 it was not called, although usually every year it is to be called. तो अभी every year it is to be called. अभी C2 हो या बाकी ट्रेड यूनियन हो, उनके लिए तरीका क्या है कि अपना डिमांड्स को सरकार का टेबल पे पेश करे? हम भेजता है, स्टेटमेंट देता है, चिट्ठी देता है और सड़क पे हंगामा करता है। सड़क पे हंगामा करने का अलावा और क्या तरीका है सरकार के साथ? क्या तरीका हो सकता है? नथिंग। और हम भेज देता है फैक्स करके, मेल करके, दिस इज आवर थिंग, दिस इज आवर थॉट, दैट्स ऑल। इंडियन जुडिशरी, बिकॉज दे आर नॉट रिसेप्टिव, बिकॉज you see, this government is absolutely not caring about the working people. They are run by the corporates. सरकार आपके साथ नहीं है, क्या जुडिशरी आपके साथ है? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वहां भी आपका रिश्ते में तलखी है जुडिशरी के साथ। देखिए, जुडिशियरी किसी का साथ नहीं होना चाहिए। आइडियल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप, दे शुड बी फॉर द विद द पॉइंट ऑफ जस्टिस। ये है हमारे साथ जुडिशियरी है, ये हम कभी क्लेम नहीं करते हैं। And it is difficult if you go through worker-related judgments in the recent periods. We can't say. I think beyond that, we should not make any comment on judiciary. तो आपके साथ है कौन? हम हैं और जनता को हमारे साथ लेते हैं, लेने का कोशिश करते हैं। That's all. Who is required? If workers and farmers come together, and they are coming together, they will carry the entire people with us in the days to come. And we could develop, I think that was one of the biggest realization of ours, that from the trade union joint platform we could give a political slogan that ये जाना है, उसको बाद हमारा तनख्वाह कितना बढ़ेगा वो तय होगा, इसको तो जाना है। एक स्लोगन ऑफिशियली we could parrot. And the same slogan was also roused by the Sanjukta Kisan Morcha much more vocally through a massive rally in Ramlila Maidan.
I think both the major segment of the producing class in the society who actually create wealth, others are having a free lunch. मीडिया से आप नाराज क्यों रहते हैं? हम नाराज नहीं है तो कोई नाराजी नहीं है, क्या नाराज? आप किसी से बात ही नहीं करते? Because mainstream media is now parroting what Modi is saying. Mainstream media is happening. It's a reality. Every day, any newspaper you open, you see the thing. The most important issue on which the workers' movement is agitating over, both workers and farmers. Farmers MSP, workers for old pension scheme. All the mainstream media editorially commented that will be a fiscal disaster. Let it be भाई, अपना disaster लेकर रखो. 35% से 22% कर दिया corporate tax, that is not a fiscal disaster. Wealth tax you have done away with, that is not a fiscal disaster. Petroleum price you are increasing by fixing the duty rate ad valorem, that is not a disaster on the people. But MSP will be a fiscal disaster, pension will be a fiscal disaster.